दोस्तों ये 17 जुलाई 2023 को शिफ्ट 3 का क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको एंटोनिम बताना है जिसमें वर्ड दिया हुआ है ट्रिम्फ। आपको ट्रिम्फ वर्ड का एंटोनिम बताना है। ट्रिम्फ का मतलब होता है विजय यानी जीत, सक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। तो इसका एंटोनिम आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला वर्ड है डिफीट, दूसरा कैप्चर, अटेनमेंट, सक्सीड। तो डिफीट हो जाएगा, डिफीट का मतलब होता है हार, पराजय। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, देखिए कैप्चर जो होता है, कैप्चर का मतलब होता है किसी चीज को अपने अंदर कब्जे में करना, बलपूर्वक हासिल करना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, विजय का ये सिनोनिम हो जाएगा। अटेनमेंट का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, प्राप्ति, ठीक है। और चौथा है सक्सीड, सक्सीड का मतलब भी सक्सेसफुल होना। तो ये सारे ना इसके सिनोनिम प्रतीत होते हैं, तो इसलिए इसका एंटोनिम ऑप्शन ए डिफीट होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपको एंटोनिम बताना है। इसमें आपको ये जो अंडरलाइन वर्ड है नोशन, इसमें आपका एंटोनिम बताना है। रेनिन फील्स दैट द नोशन ऑफ डेमोक्रेसी इज अ फार्स। तो दोस्तों चलिए हम अब ऑप्शन देखते हैं। पहले जानते हैं कि नोशन का मतलब क्या होता है। नोशन का मतलब होता है कल्पना, कंसेप्शन यानी अवधारणा। जब आप जो कोई भी चीज अपने मन में सोचते हो, आप कल्पना करते हो, उसे हम नोशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्या है, रेनिन फील्स, रेनिन्स को ऐसा लगता है कि जो डेमोक्रेसी की जो अवधारणा है, कल्पना है, ये मजाक है, ढोंग है, ठीक है। तो आपको इसका एंटोनिम बताना है। देखिए कल्पना का एंटोनिम क्या हो जाएगा, रियलिटी हो जाएगा, वास्तविकता। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए है, ये क्वोशेंट है। क्वोशेंट का मतलब होता है भागफल। जब आप भाग बनाते हैं तो उसमें जो भागफल होता है उसे क्वोशेंट बोलते हैं। लॉ मतलब कानून होता है, पोर्शन का मतलब हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन इस वजह से नहीं हो क्योंकि इनका इनसे कोई कनेक्शन नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वैक्स वर्ड का एंटोनिम बताना है। देखिए अभी तक आपके 3 एंटोनिम आ गए हैं, तो मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि इस जो सीजीएल का एग्जाम है वो मोस्टली आपका वो कैप सेक्शन जो इंग्लिश का है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसमें देखिए अभी आपके सामने 4 एंटोनिम आ गए हैं सिर्फ एक सेट में, है ना। तो कितना इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये प्रीवियस पेपर बार बार पूछे जाते हैं, तो आपके लिए प्रीवियस पेपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले प्रीवियस पेपर को कवर कर ले, चाहे किसी भी बुक से कवर करें, उसके बाद नए वर्ड को हाथ लगाएं, ठीक है। तो सबसे जरूरी है प्रीवियस पेपर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको वैक्स वर्ड का एंटोनिम बताना है। वैक्स का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना, इंक्रीज इन साइज, ग्रो होना, वैक्स, ठीक है। तो वैक्स कब करवाते हैं आदमी, जब हेयर्स ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं तो उसको वैक्स करके हटवा लेते हैं, है ना। तो वैक्स का मतलब कहते हैं ग्रो करना। और इसका एंटोनिम होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, वेन। वैक्स और वेन, वेन का मतलब होता है कम होना, इन डिक्रीज होना। बाकी तीनों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पॉलिश है, किसी वर्ड किसी चीज को क्या होता है चमकाना, स्क्रब करके या पेंट वगैरह लगा के पॉलिश करना। केन का मतलब होता है छड़ी, डंडा जिसके सहारे आदमी कोई चलता है, या छड़ी, वॉल, दीवार, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें आपको एंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग जो स्पेलिंग है वो गलत है। तो पहला है कोनोटेशन। कोनोटेशन सही है, और कोनोटेशन का मतलब होता है संकेत, संकेतार्थ, मतलब किसी वर्ड में किसी चीज का मीनिंग छुपा हुआ है। दूसरा एक हिडन मीनिंग है आपके ये, ठीक है। आपके अगर आप किसी को कोई चीज कहते हो, इशारा करते हो, उसमें एक अलग प्रकार की मतलब शब्द छुपा रहता है, उसको कॉनोटेशन बोलते हैं, इशारा बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है ये पैट्रोन गलत है। पैट्रोन आपका होता है PATRON। पैट्रोन का मतलब होता है क्लाइंट, एक प्रॉपर किसी चीज का समर्थक। जैसे मान के चलिए किसी पार्टी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो समर्थक होते हैं उसे पैट्रोन बोलते हैं, या किसी चीज के प्रॉपर कंज्यूमर होते हैं। जैसे कि अगर आप बाइक चलाते हो तो डेली आप पेट्रोल लेते हो, तो आप उस पेट्रोल पंप के क्या हो, पैट्रोन हो, हमेशा कंज्यूमर हो, ठीक है, उसे पैट्रोन बोलते हैं। ऑप्शन सी जो है डर्थ का मतलब होता है अभाव। डर्थ का क्या होता है, अभाव। देखिए यहाँ अर्थ है, तो अर्थ पर किस चीज का अभाव है, इथिक्स का अभाव है, नैतिकता का अभाव है। डर्थ मतलब कमी। क्वेरी, क्वेरी का मतलब होता है खान, खाद्यान्न, माइन, इसको आप माइन भी बोलते हैं, ठीक है।
ये अलग क्वेरी होता है, QUERY। इस क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन, डाउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसमें जो स्कैटर्ड वर्ड है इसका एंटोनिम बताना है। ये जो सेंटेंस है पहले इसको पढ़ लेते हैं। शी वाज अपसेट सीइंग द स्कैटर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो कह रहा है कि वो स्कैटर्ड डॉक्यूमेंट देख करके अपसेट हो गई। तो यहाँ पे स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, क्या होता है, फैला हुआ, छितराया हुआ। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका इकट्ठा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है गैदर, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा, एक स्थान पर चीजों को इकट्ठा करना होता है। पहला है पेरिस, पेरिस का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, किसी चीज का वैनिश, खत्म हो जाना, या डाई, मर जाना, कम टू एन एंड, खत्म हो जाना। डेसिपेटेड, डेसिपेटेड का मतलब होता है डिसअपियर या डिस्पर्स्ड, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, या डिस्पर्स्ड मतलब फैल जाना, ये सिनोनिम हो जाएगा स्कैटर्ड का। स्प्रिंकल का भी मतलब होता है, सिनोनिम हो जाएगा, स्प्रिंकल का मतलब छितराया हुआ, फैला हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इसमें बताना है इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। देखिए सुप्रिया है, ये क्या है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन पहले द नहीं आएगा, तो यहाँ पे सुप्रिया के पहले द दो जगह है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस ऐसे ही गलत होगा। अब बाकी बी और सी का देखते हैं। देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है द बेस्ट, बेस्ट के पहले क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले द आएगा, जबकि दूसरा ऑप्शन में है और तीसरा ऑप्शन में नहीं है, तो तीसरा गलत है, यानी दूसरा ऑप्शन सही। द सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल, जब आप सुपरलेटिव डिग्री होता है तो वहाँ पे द आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, सॉरी बी, तो बी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका फिलर है। देखिए इसमें यू आर द डैश टू द थ्रोन एंड शुड बिहेव इन सच ए मैनर, तो सिंहासन के आप क्या हैं, उत्तराधिकारी, क्या है, उत्तराधिकारी। तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो आप, जिसका मीनिंग उत्तराधिकारी होता है। ऑप्शन ए हेयर का मतलब बाल होता है, हेयर मतलब यहाँ होता है, और हेयर मतलब होता है खरगोश, और आपका ये एयर है, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, इनमें से कौन सा सेंटेंस हो जो दिए गए पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस को एक्टिव में उसको बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हैड बीन प्रिपेयर्ड है, तो हैड, इसमें हैड आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, में से किस सेंटेंस में हैड है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी में ही केवल हैड है, बाकी किसी में है ही नहीं। तो आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए ये आप इजीली यहाँ पे ऑप्शन बी क्लिक कर देंगे, बाकी को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी में हैड है ही नहीं, तो सारे ऐसे ही गलत हो जाएंगे। पर फिर भी बताया था, देखिए हैड प्रिपेयर्ड है, हैड बीन है ना प्रिपेयर्ड, इसलिए हैड प्रिपेयर्ड हो जाएगा। सी हैड यहाँ पे जो आपका बाई ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 9 नंबर। इसमें कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर पेरेंट्स दैट दर्शना वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हर क्लासमेट इन एक्टिव वॉइस। ये जो सेंटेंस दिया गया दर्शना वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हर क्लासमेट, इसको आपको एक्टिव वॉइस में बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो बाई के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से जो है बाई, ये आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो ऑल हर क्लासमेट्स किस में है, ए बी डी में है, सी हट गया। तो ऑल हर क्लासमेट के साथ आपका यहाँ पे देखिए वाज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। देखिए यहाँ पे लाफिंग है, गलत है। विल बीन लाफ, ये भी गलत है, ये कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा है ऐसे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल हर क्लासमेट लाफ्ड एट दर्शना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपको PQRS बताना है। चलिए इसको PQRS बनाने के लिए सबसे पहले बेस्ट जरूरी है कि आप सारे सेंटेंस को एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे, फिर सीक्वेंस वाइज आप उनको सेटअप करेंगे। देखिए वेल यू कांट मेक मी
सी सेड लुकिंग बैक एट मी। आप मुझे नहीं बना सकते, ऐसा बोलकर वो मुझे पीछे मेरी ओर देखकर ऐसा उसने बोला। सी वेंट ऑन, वेल यू माइट ट्राई, वो चली गई। आई रिस्पॉन्डेड एंड सी लाफ, मैंने कहा कि आप ट्राई कर सकते थे, मैं ऐसा रिस्पॉन्ड किया और वो हंस पड़ी। ऑप्शन सी क्या कह रहे हैं, सी केम इन एंड वी सेड हेलो, वो अंदर आई और हम दोनों ने एक दूसरे को हेलो कहा। देन सी जस्ट लुक्ड एट मी एंड सेड, तो वह मेरी तरफ देखे और उसने बोला, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। मैक्सनी रिमेंबर्ड, फिर याद आया। वेल आई वांट यू टू ग्रीन एंड सीम प्लेस्ड, आई एडेड, ठीक है, मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मुस्कुराओ और खुश प्रतीत हो, ऐसा मैं ऐड कहा। ठीक है, तो अब देखिए इनमें से कौन सा सीक्वेंस बना है। पहले क्या होता है, पहले आपका सी होगा, पहले उसके पास वो आई, तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी जो सी वाला जो सेंटेंस है वो कहाँ किस में है, ऑप्शन नंबर डी में स्टार्ट हो रहा है, सी। ठीक है, तो पहले वो आई और एक दूसरे को ये लोग हेलो बोले, फिर उसने बोला कि आप क्या चाहते हो, तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहो और खुश प्रतीत हो, मुस्कुराओ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो सकता है, उसने कहा वेल यू कांट मेक मी, सी सेड लुकिंग बैक एट मी, तो सी के बाद यहाँ पर देखिए डी हो जाएगा। इसने पूछा कि आप क्या चाहते हो, तो इसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप मुस्कुराओ, हंसो, सी के बाद डी। उसके बाद कह रहा है कि वेल यू कांट मेक मी, तो कह रहे कि तुम मुझे हंसा नहीं सकते। ठीक है, सी सेड लुकिंग बैक एट मी, वो मेरी ओर देखकर बोली कि तुम मुझे हंसा नहीं सकते। सी वेंट ऑन, और ये बोलकर चली गई। मैंने कहा ठीक है, यू माइट ट्राई, आप कोशिश कर सकते हो। वो आई रेस्पॉन्डेड एज सी लाफ, और वो हंस पड़ी। ए के बाद बी हो जाएगा, सी डी बी ए ऑप्शन, सॉरी सी डी ए बी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, इसमें भी PQRS है, पैराजम्बल आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें सारे सेंटेंस पढ़ेंगे। आफ्टर एग्जामिनिंग दिस 3 अप्रोचेज केयरफुली आई क्रॉस द ब्रिज एंड एग्जामिन द केदारनाथ पिलग्रिम रोड फॉर हाफ अ माइल। ये 3 अप्रोचेज को ध्यान से एग्जामिन करने के बाद मैं ब्रिज को क्रॉस किया और देखा केदारनाथ पिलग्रिमेज जो रोड है उसे आधे मील तक मैं जाके उसको एग्जामिन किया, उसका मुआयना किया, ऐसा बोल रहा है। दूसरा सेंटेंस कह रहा है देयर वर 3 अप्रोचेज टू द ब्रिज, ब्रिज के पास जाने के लिए 3 अप्रोचेज हैं, one from the north, one from the south, and between these two a well-beaten footpath from the रुद्रप्रयाग बाजार। कह रहा है कि ब्रिज के पास जाने के लिए 3 रास्ते हैं, एक नॉर्थ से है, दूसरा साउथ से, और एक इन दोनों के बीच से है जो फुटपाथ है, पैदल रास्ता है जो कि रुद्रप्रयाग बाजार से सीधा आता है। अब देखिए ए और बी में कनेक्शन ये है, कह रहा है कि देयर वेयर 3 अप्रोचेज टू द ब्रिज, ब्रिज के पास जाने के लिए 3 रास्ते हैं, और ऑप्शन ए में कह रहा है कि दीज 3 अप्रोचेज, यानी ये जो 3 अप्रोचेज की बात कही गई इसी की बात इसमें कही जा रही है, यानी बी के बाद ए होगा। अब इसको माइंड में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है सेटिस्फाइड दैट द लियोपार्ड हैड नॉट क्रॉस द रिवर आई डिटरमाइंड टू पुट इन ऑपरेशन माई प्लान फॉर क्लोजिंग द 2 ब्रिजेज एट नाइट एंड दस कन्फाइनिंग द लियोपार्ड टू माई साइड ऑफ द रिवर। संतुष्ट होते हुए कि लियोपार्ड जो है उसने रिवर को क्रॉस नहीं किया है, मैंने ये निर्धारित किया कि चलो अपना प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने क्या किया कि दोनों क्लोज कर दिया, ब्रिज के जो दोनों रास्ते हैं उनको क्लोज कर दिया रात में, और जो लियोपार्ड था उसको अपने तरफ रिवर की ओर रोक दिया, कन्फाइन कर दिया, क्योंकि रास्ता बंद कर दिया ब्रिज का, तो वो लियोपार्ड एक तरफ से दूसरे तरफ अब नहीं आ सकता है। ठीक है, डी कह रहा है नेक्स्ट आई एग्जामिन द फुटपाथ ऑन विच 3 नाइट प्रीवियसली माई गॉट हैड बीन किल्ड। अगला मैं फुटपाथ को एग्जामिन किया जिस पर 3 रोज पहले मेरी बकरी का जो है मृत्यु हुआ था, यानी बकरी को मार खा गया था, कौन, ये लियोपार्ड खा गया होगा। ठीक है, अब देखिए ए में कह रहा है कि एग्जामिन किया, पहला आफ्टर एग्जामिनेशन, फिर नेक्स्ट आई एग्जामिन, फिर एग्जामिन किया, क्या किया था, यानी ए के बाद आपका डी होगा। अब देखिए ऐसा होगा बी ए डी और सी, ऑप्शन नंबर
डी आपका राइट आंसर होगा। पहले बी होगा, पुल के पास जाने के लिए 3 रास्ते हैं, फिर इन्होंने इन 3 रास्तों को क्लोजली मॉनिटर किया, सॉरी मुआयना किया, ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसको फुटपाथ को भी उसने ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद उसको लगा कि चलो जो लियोपार्ड है वो नदी के इसी तरफ है, तो रास्ता इन्होंने बंद कर दिया ताकि रात को वो लियोपार्ड उस तरफ नहीं जा सके। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का ये 5वां क्वेश्चन है। देखिए 25 क्वेश्चन में से 5 आपका केवल एंटोनिम आ चुका है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। The patient found the doctor to be obtuse and distracted by calls on his phone. पेशेंट को ऐसा लगा कि जो डॉक्टर है वो थोड़ा सा पागल है और हमेशा बार बार अपने फोन से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो obtuse का मतलब होता है a little bit mad, confused, stupid, मूर्ख। तो obtuse और astute का मतलब होता है क्लेवर, चालाक, समझदार। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओबेस का मतलब होता है फैट, मोटा होता है। बैनल का मतलब होता है मूर्ख, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग। क्या बोल सकते हैं इसको? बोरिंग बोल सकते हैं। ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड, पुराना, पुरानी चीजों क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट, आउटडेटेड। चलिए अब हम 30 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है इसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। अगर इसमें सब्स्टिट्यूट की रिक्वायरमेंट नहीं है देन दिस विल बी ओके, नो सब्स्टिट्यूशन आपका ऑप्शन चूज करेंगे। चलिए पहले सेंटेंस पढ़ेंगे। ही वाज सो क्यूरियस दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द मीटिंग। यहाँ पे जो रोज वर्ड है, रोज का मतलब क्या होता है? गुलाब, और यहाँ पे वर्ब लाना है। तो यहाँ पे क्या होता है? रेज्ड होता है। रेज का मतलब होता है क्वेश्चन उठाना, क्वेश्चन रेज करना। ही वाज सो क्यूरियस, वो इतना उत्सुक था कि मीटिंग में उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। रेज का मतलब होता है पूछना, आस्क, रेज करना, क्वेश्चन पूछना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Select the most appropriate option to substitute the underline segment in the given sentence. फिर इसमें money for later, इसमें for Carolina opened a saving account to save money for later. इसमें कौन सा इसका बेटर ऑप्शन हो सकता है? सेव फॉर लेटर के लिए हम फॉर ए रेनी डे यूज करते हैं। फॉर अ रेनी डे यानी पैसे को, उसने एक सेविंग अकाउंट खोला ताकि पैसे को जब जरूरत पड़े तब उसका यूज कर सके। तो फॉर ए रेनी डेज बोलते हैं, जरूरत में, जरूरत के लिए यूज करते हैं, जरूरत के टाइम पर। आप घर का, जैसे कि गांव में घर होता है ऐसा, ये मिट्टी का जो घर है इसको क्या करते हैं? इसको घर को बारिश के पहले इसको मरम्मत कर देते हैं फॉर अ रेनी, ताकि पानी, छत से पानी ना टपके। ठीक है, तो इसको फॉर अ रेनी डेज, यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 नंबर आपका। अब बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स, वन विच अ कंपैरिजन में बी बेस्ट। दो चीजों के बीच में सेम चीज, जिन दोनों के आधार पर उन्हें कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि आप एनालॉजी बनाते हैं रीजनिंग में, जैसे कि अगर मान के चलिए यहाँ पे हो जाता है गेम, यहाँ पे लिख दिया गेम, फिर एनालॉजी का साइन दे दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया फुटबॉल। ठीक है, उसी तरीके से अब यहाँ पे दे देगा फ्रूट्स। अब इसके बाद क्या हो सकता है? यहाँ पे आम, केला, कुछ भी हो सकता है। यानी ये एक वैरायटी है, इसका एक कंपोनेंट है। उसी तरीके से ये एक वैरायटी है, इसका कंपोनेंट हो सकता है कोई भी फ्रूट हो सकता है, वो ऑप्शन में आपको देगा। इसको बोलते हैं एनालॉजी। जब दो समान चीजों के बीच कंपैरिजन करते हो सिमिलरिटी के बीच, तो उन्हें हम एनालॉजी बोलते हैं, एनालॉजी सिस्टम बोलते हैं। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी अमलगमेशन का मतलब होता है यूनियन, दो चीजों को आपस में जोड़ना, एक साथ मिलाना। तीसरा ऑप्शन है
ऑप्शन सी अपैथी, अपैथी का मतलब होता है इंटरेस्ट नहीं होना, किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट ना रहा, इनडिफरेंट, बिल्कुल किसी चीज से उदासीन, कोई मतलब नहीं है। एम्बिग्यूटी का मतलब अस्पष्ट, ऐसा कोई वर्ड हो सकता है या कोई चीज हो सकती है जिसके एक से अनेक मीनिंग, एक से ज्यादा मीनिंग हो, एक से ज्यादा अर्थ हो, तो उसे अस्पष्ट एम्बिग्यूटी बोलते हैं। एम्बी का मतलब होता है बोथ, दो। एम्फीबियस, एम्फीबियस वो जानवर होता है जो पानी और जमीन दोनों पे रहता है। चलिए नेक्स्ट 16. Select the most appropriate meaning of the underlined idiom. Do not beat about the bush. Beat about the bush का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। When you have anything to say. तो इधर उधर की बात मत करो जब तो आपको कुछ कहना हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, टू अवॉइडिंग गिविंग ए डिफरेंट आंसर और पोजीशन। इस चीज का राइट आंसर, डायरेक्ट आंसर नहीं बताते हुए इधर उधर की बातें करना, उसको बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा वर्ड जो है इनकरेक्ट है? एस्ट्यूट, क्लेवर होता है, ऑब्सोल्यूट, संपूर्ण, होल। एब्रप्ट मतलब अचानक होता है, एबंडेंस नहीं होता है, एबंडेंस, ABUN होता है। एबंडेंस का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब पूर्णतः, होल, टोटल। एस्ट्यूट मतलब क्लेवर। नेक्स्ट अगला आपका 80 नंबर भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज एंडेड। जब शादी खत्म हो जाती है तो पैसे जो पत्नी को दिए जाते हैं या हस्बैंड को या पार्टनर को, जिसके प्रति जिसके पास मतलब जो अपना अर्निंग खुद नहीं कर सकता और सामने वाला उसका कोई भी पार्टनर हस्बैंड और वाइफ को अर्निंग करता तो उसको डाइवोर्स के बाद पैसा देना पड़ता है, खर्चा का पैसा जो देते हैं उसे एलिमनी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। कंपेंसेशन का मतलब क्षतिपूर्ति, आपने किसी का कुछ तोड़ फोड़ कर दिया तो उसके बदले में आपको उसको पैसा देना होता है, उसे क्षतिपूर्ति बोलते हैं। रिकम्पेंस का मतलब क्षतिपूर्ति भी होता है, या कोई आपने कुछ सर्विस लिया उसके बदले में जो पैसे देते हैं उसे रिकम्पेंस भी बोलते हैं। ऑप्शन डी जो है मेंटेनेंस, रख रखाव के लिए जो पैसे लगते हैं, रख रखाव करना किसी चीज का। चलिए नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है, आपको वन वर्ड बताना है। तो इसमें मोस्टली आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड आया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 से 4 हो गए और आपका 5 इंटरलिंक पूछ दिया, तो वो कैप तो ऐसे ही बिल्कुल लगातार आते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन अ वैन। लोगों का एक समूह जो एक वैन में जा रहे हैं उसे बोलते हैं हम कारवां। क्या बोलते हैं? कारवां, काफिला। ठीक है। जिप्सी वो मतलब ऐसे लोग ही होते हैं जो एक जगह का नहीं रहते हैं, वो घूमते फिरते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। उनका काम होता है फॉरेटेल्स यानी भविष्य बताना, लोगों से पैसे कमाना, यही ये वो उनका व्यवसाय है, वो एक जगह रुकते नहीं है। ब्रूड का मतलब होता है पक्षियों का एक फैमिली, मोस्टली पक्षियों के लिए यूज होता है, फैमिली ऑफ अ एनिमल मोस्टली फॉर बर्ड्स। कॉन्स्टिलेशन मतलब तारों का वो समूह होता है जिसका एक फिक्स पैटर्न होता है, जैसे सप्तऋषि तारा होता है, ऐसे होता है ना एक तारा जो आसमान में ऐसे आपको दिखेगा, सप्तऋषि तारा। तो एक फिक्स पैटर्न जो फिक्स पैटर्न क्रिएट करते हैं तारों का ग्रुप, उसे हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, 4 सेगमेंट में एक सेंटेंस को डिवाइड किया गया, इनमें से किस सेगमेंट में एरर है आपको बताना है। आई थिंक जेरेमी विल नॉट हैव, तो विल नॉट हैव के बाद सेव नहीं सेव्ड आएगा, क्या आएगा? विल नॉट हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। मॉडल सॉरी ये क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। by the time the year ends. I think Jeremy will not have saved enough money by the time the year ends. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो जेरेमी है वो इस साल के अंत तक उतने पैसे नहीं बचा पाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, जो है आपका राइट आंसर है, हैव सेव की जगह हैव सेव्ड। चलिए अब हमारे पास आया है कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन नंबर 21 to 25।
कंप्रिहेंशन बनाए जिसमें क्लोज टेस्ट है, तो पहले आप क्लोज टेस्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। देखिए, द डैश ऑफ बर्ड्स इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। ऑप्शन देखेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को पॉज करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे बिना फिल किए हुए पढ़ेंगे, फिर एक आपको आइडिया मिल जाएगा, उसके बाद इसको फिल करेंगे। द डैश ऑफ वर्ड, असॉर्टमेंट, वेरिएबिलिटी, मल्टीट्यूड या डाइवर्सिटी। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबिलिटी और मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में, वेरिएबिलिटी का मतलब होता है वेरी करना, चेंज करना। वेरिएबिलिटी मतलब वो डिग्री कंडीशन जहाँ पे जाके कोई चीज़ क्या होता है, बदलता है। मल्टीट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ का लार्ज नंबर में होना। असॉर्टमेंट का मतलब होता है वेराइटी, अनेकों प्रकार के। और डाइवर्सिटी का मतलब भी होता है वेराइटी। पर मोस्टली पर्यावरण में, जानवर में, जीव जंतुओं में हम क्या यूज करते हैं, डाइवर्सिटी का यूज करते हैं, विभिन्नता का यूज करते हैं नेचर के मामले में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको फिल करके चेक करते हैं। द वेराइटी, द डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स इन वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। ये जो प्राकृतिक संसार है, इसमें जो पक्षियों की विभिन्नता है, बहुत मनमोहक पहलू है हमारे किस चीज़ का, नेचर का। फ्रॉम द सोरिंग फ्लाइट ऑफ ईगल्स टू द कलरफुल प्लमेज ऑफ पैरट्स, birds have evolved a wide range of dash to survive and thrive in their environments। कह रहा है कि ऊंचे आसमान में उड़ती हुए बाज से लेकर के कलरफुल प्लमेज ऑफ पैरट्स, रंगीन पंखुड़ियों वाले जो पैरट्स होते हैं, इन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया। इवॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ का विकास होना, क्या ना, धीरे धीरे किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना है। अपनी इसने इस रेंज तक खुद को क्या किया है, परिवर्तन किया है। टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन देयर इन्वायरमेंट्स, कि अपने इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर सके, जी सके, और उसमें खुद को ग्रो कर सके। थ्राइव मतलब फलना फूलना होता है। तो इनमें से अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे कि इस फिलर नंबर 2 में क्या हो जाएगा। इन्होंने उस हद तक खुद को क्या किया, इवॉल्व किया, विकसित किया है। ऑप्शन बी फेलियर, निगेटिव वर्ड आएगा ही नहीं इसमें, फेलियर नहीं होगा ना, फेल थोड़ी किया है। शॉर्ट कमिंग्स का मतलब है कमी, लैक नहीं। वीकनेस नहीं होगा, कमी भी नहीं। स्ट्रेटेजी होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटेजी। ये कह रहा है कि इन्होंने खुद को इस स्ट्रेटेजी से विकसित किया है। बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड ए वाइड रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज, उस स्ट्रेटजी तक खुद को, मतलब एक स्ट्रेटजी का मतलब है किसी चीज़ को टैकल करने के लिए जो आप टेक्निक यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटजी। जैसे आपको अगर अभी इंग्लिश पढ़ना है, तो आप इंग्लिश को 3 महीने में CGL का एग्जाम होने वाला है, तो किस स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे ताकि आप इसको टैकल कर पाएँ, कॉन्क्योर कर पाएँ। तो ये जो स्ट्रेटजी है, इस लेवल तक इन्होंने खुद को विकसित कर दिया कि इस इन्वायरमेंट में खुद को सर्वाइव कर सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एडेप्टेशन इज द एबिलिटी ऑफ सम बर्ड्स टू माइग्रेट ओवर वास्ट डिस्टेंस, ऑफन क्रॉसिंग ओशियन एंड कंटिनेंट टू रीच देयर ब्रीडिंग और विंटरिंग ग्राउंड्स। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एडेप्टेशंस, यहाँ पे एडेप्टेशन नहीं, एडेप्टेशंस होगा, एस होगा। जब भी वन ऑफ द आता है तो उसके बाद प्लुरल नाउन आता है। तो कह रहे हैं कि रिमार्केबल, उल्लेखनीय परिवर्तन, अडॉप्ट, एडॉप्ट, एडेप्ट। मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे। देखिए, एक होता है ए, डी के बाद ए आता है, एक ई आता है, और एक होता है ए डी ओ आता है। देखिए, तो ए आता है यानी खुद को पर्यावरण के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार ढालना होता है। एडेप्ट का मतलब होता है कुशल, खुद को यानी ढाल चुका है, वो कुशल हो चुका है। एडॉप्ट का मतलब किसी को गोद लेना, अपनाना होता है। तो इन्होंने खुद को पर्यावरण के अनुकूल ढाल लिया है। तो वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट रिमार्केबल एडेप्टेशन, इन्होंने एडेप्टेशन में एक इनमें से एक पहलू को बता रहा है कि इतना खुद को ऐसे ढाल लिया कि इनके पास एक एबिलिटी है कि वो इतना वास्ट डिस्टेंस तक माइग्रेट कर सकती है। माइग्रेट का मतलब होता है प्रवासी, एक जगह से दूसरे जगह प्रवास कर सकती हैं। ऑफन, प्रायः ये समुद्र को भी क्रॉस कर जाती हैं। कॉन्टिनेंट यानी महादेश को भी ये क्रॉस कर जाएंगी। रिच देयर ब्रीडिंग और विंटरिंग ग्राउंड्स, और ऐसी जगह पहुंच जाती हैं जहां पे वो अपना बच्चे को जन्म दे सके और
ठंडे प्रदेश में। अगर मान के चलिए इंडिया में गर्म हो रहा है थार रेगिस्तान में, तो वे ठंडे प्रदेश में आइसलैंड में उड़ते उड़ते चली जाएंगी। इतना क्षमता है पक्षियों के अंदर। हाउएवर, फिर भी यहाँ से पढ़ते हैं, मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर फेसिंग थ्रेट्स टू देयर सर्वाइवल सच एज हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज एंड डेथ बाई ह्यूमंस। कह कि बहुत सारे पक्षी जो हैं वो थ्रेट्स, डर का सामना कर रही हैं, देयर सर्वाइवल के प्रति क्या है, खतरा है, उनका जीवन जो है खतरे में है। कैसे? जैसे कि उनका हैबिटेट लॉस है, जहाँ वो निवास करती है वो निवास स्थान ही नहीं है। आपने वहाँ जंगल काट के रोड बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, घर बना दिया, तो वो जहाँ रहती थी वो खत्म हो गया। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो गया, तो इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि वो उस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकती। एंड डेथ बाई ह्यूमंस, और मनुष्य ने ऐसा क्या किया है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में आएगा सेफ गार्डिंग प्रिवेंशन। देखिए सेफ गार्डिंग का मतलब होता है किसी की रक्षा करना होता है। यहाँ पे क्या है, निगेटिव बढ़ा रहा है, अपने इतना नकारात्मक प्रभाव डाला है पक्षियों के ऊपर, क्या करेंगे, खतरा है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया होगा, तो निगेटिव वर्ड यहाँ पे आएगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो निगेटिव वर्ड हम देखेंगे, इनमें से कौन। सेफ गार्ड, रक्षा करना नहीं होगा। माइग्रेशन, इज के बाद देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नाउन आएगा, सेफ गार्डिंग, रक्षा। तीसरा का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए सी, एक्सप्लॉयटेशन। मनुष्यों के द्वारा उनका क्या किया गया, शोषण किया गया। सेफ गार्डिंग, मनुष्यों के द्वारा उनकी रक्षा नहीं किया, रक्षा की गई होती तो वो सेफ होते ना, कि उनके प्रति, उनके सर्वाइवल के प्रति खतरा होता है। मनुष्य ने भी उनका अगर प्रिजर्व किया होगा, प्रिजर्वेशन का मतलब किसी चीज को संरक्षित करना, उसको खत्म होने से बचाना। माइग्रेशन का तो यहाँ कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन। मनुष्य ने उसका क्या किया, शोषण किया है, जिस वजह से वो खतरे में अब है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। इन रेस्पॉन्स कंजर्वेशन एफर्ट्स हैव बीन पुट इन प्लेस टू प्रोटेक्ट दीज बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स। तो अब रिस्पॉन्स में, इस चीज के रिस्पॉन्स में हम क्या कर रहे हैं कि कंजर्वेशन एफर्ट्स, हमने उनको संरक्षित करने के लिए प्रयास किए गए हैं। टू प्रोटेक्ट दीज बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स, उन पक्षियों को बचाने के लिए या उनके निवास स्थान, और उनके निवास स्थान को बचाने के लिए हमने प्रयास किया है। तो फर्स्ट डाले हैं, दिस माइट इवॉल्व क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरियाज। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, तो हम क्या करेंगे, क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरिया, पक्षियों के लिए संरक्षित क्षेत्र का निर्माण करेंगे। रिस्टोरिंग डिग्रेडेड हैबिटेट्स, उनके जो निवास स्थान जो खराब हो चुके हैं उसको रिस्टोर करेंगे, पुनः वापस बनाएंगे जैसे थे वैसे ही। रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो हम फसल पर पेस्टिसाइड, कीड़ा मकोड़ा के जो दवाई यूज करते हैं नाश के लिए, कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए, उसका यूज हम कम करेंगे। अदर हार्मफुल केमिकल्स, या और भी जो हानिकारक जो केमिकल्स यूज करते हैं उनका जो यूज है वो कम करेंगे। अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बर्ड कंजर्वेशन इज, पक्षियों के संरक्षण का जो एक अलग और दूसरा इम्पॉर्टेंट पहलू है वो क्या है, पॉपुलेशन टू ट्रैक चेंजेज ओवर टाइम एंड आइडेंटिफाई इमर्जिंग थ्रेट्स। हम क्या करेंगे ऐसा, चौथा में जो 24, चलिए 24 पे आते हैं पहले, ये 24 नंबर जो फिलर है, अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बर्ड कंजर्वेशन, पक्षियों के संरक्षण का जो एक दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू है, तो उसके पॉपुलेशन को क्या करेंगे, डैश पॉपुलेशन टू ट्रैक चेंजेज ओवर टाइम, कि समय के अनुकूल उसमें क्या चेंजेज, बदलाव आते हैं। आइडेंटिफाई इमर्जिंग थ्रेट्स, ताकि हम पहले से ही पता कर सके, जानकारी ले सके कि उनके आगे उनके प्रति क्या थ्रेट्स, क्या खतरा पैदा हो रहा है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, बाई नेग्लेक्टिंग, उनको नेग्लेक्ट करके नहीं, ओवरलुकिंग मतलब अनदेखा करके, या फॉरगेटिंग, भूल करके नहीं, उनको मॉनिटर करके। पक्षियों के पॉपुलेशन के, मान लिया किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे पक्षी हैं, फिर देख रहे हैं कि कुछ दिन बाद उनमें कमी आ रहा है, तो उस चीज़ को क्या करेंगे, हम मॉनिटर करते रहेंगे, तो हमें जल्द पता लग जाएगा, जिससे हम उस पर जल्दी ही कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से पढ़ेंगे, दिस कैन बी डन थ्रू सिटीजन साइंस प्रोग्राम, इसको सिटीजन साइंस प्रोग्राम के थ्रू किया जा सकता है, और या थ्रू मोर इंटेंसिव एफर्ट्स लेड बाय कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, या और गहन एफर्ट और मजबूत कोशिश करके और
थोड़ा जोरदार कोशिश करके, किनके द्वारा, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी संरक्षण वाले संगठन है उनके थ्रू। अल्टीमेटली प्रोटेक्टिंग बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द बर्ड्स themselves but also for the broader ecosystems they are a part of and the many benefits these ecosystems provide to humans such as clean air and water and dash opportunities। कह रहा है कि अंततः प्रोटेक्टिंग बर्ड्स, पक्षियों की सुरक्षा करके या उनके निवास स्थान को, ये केवल पक्षियों के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि ये ब्रॉडर इकोसिस्टम के लिए, पूरे जो इकोसिस्टम है, जो हमारा पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें पशु पक्षी मनुष्य नेचर सब कुछ है, उसकी की पक्षी उनका क्या एक पार्ट है, दे आर अ पार्ट ऑफ एंड मेनी बेनिफिट्स दिस इकोसिस्टम प्रोवाइड टू ह्यूमंस। ये जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वो मनुष्य के लिए बहुत प्रकार की फायदे पहुंचाता है, जैसे कि स्वच्छ हवा, पानी एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। मनुष्य को क्या प्रदान करता है, कैसी अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा हमें। आर्डुअस मतलब कठिन वर्क रिलेटेड, काम से संबंधित हमें अपॉर्चुनिटी देता है, कि एस्ट्रोनुअस कठिन। ये देखिए इन दोनों का निगेटिव मीनिंग हो रहा है, इन दोनों का मतलब कठिन होता है, एफर्ट, जिसमें काफी एफर्ट डालना होता है। रिक्रिएशनल का मतलब होता है मनोरंजक, वर्क रिलेटेड, काम से संबंधित अपॉर्चुनिटी देंगे, तो ये मनुष्य को रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटी देंगे, मनोरंजक देंगे। अगर हमारे पर्यावरण में पशु पक्षी, जो पक्षी हैं उनकी तादाद बढ़ेगी, कलरफुल काफ़ी पक्षी रहेंगे, या हमारा पर्यावरण जब संरक्षित रहेगा तो हम वहाँ घूमने जाएंगे, उन चीज़ों को देखेंगे, फील करेंगे, आनंद लेंगे, तो ये है रिक्रिएशनल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये आपको कैसा लगा ये वीडियो या सोल्यूशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो भी आप ज़रूर बताइए, और कैसा लगता है आपको हमारा सेशन, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।